Hello, myself Manoj Kumar Gupta, Senior Faculty in Physics Department, Resonance, Kota. Today we are discussing 25th January 2023 Shift 2 JEE Main Official Paper. तो फर्स्ट क्वेश्चन में है वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. 8 मीटर पर सेकेंड से वायर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज 2 टेस्ला. इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड कितना होता है हम सब जानते हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है VVL. तो B का वैल्यू गिवन है 2. B का वैल्यू 2 एंड वेलोसिटी इज 8 और लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर. सो 16 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. 16 वोल्ट इज करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल is related to time. X is equal to 4t square. This is t square. X is equal to 4t square. The velocity of the particle at t बराबर 5 will be. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. X is equal to 4t square. तो velocity को लिख सकते हैं dx by dt. dx by dt is 8t और t बराबर 5 पर हमें velocity चाहिए. तो t बराबर 5 पर वेलोसिटी हम कह सकते हैं 8 इंटू 5 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है. सो फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम वेयर द मॉलिक्यूल्स हैज एडिशनल वाइब्रेशनल मोड. तो वाइब्रेशनल मोड में जो डायटोमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डायटोमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशन के, 2 रोटेशन के और 2 वाइब्रेशन के. तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे 7. और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट CV का फॉर्मूला होता है F/2R और F का वैल्यू 7 है. तो आंसर विल बी 7/2R, जो कि सेकंड ऑप्शन में है. सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle executing SHM between -a and +a, if the time taken by the particle to go from x is equal to 0 to a/2 is 2. देखिए -a से a के बीच में पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM. 0 से a/2 के लिए टाइमिंग इसमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकेंड. देन फाइंड द टाइम टेकन फ्रॉम a/2 टू a. ये वाला टाइम हमें निकालना है. तो हमें पता है ये वाला पूरा टाइम जो होता है वो t/4 के बराबर होता है. a/2 का टाइम दे रखा है तो x इज इक्वल टू a sin ω t लिख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन. स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं. a/2 तक पहुंचने का टाइम हमें इससे मिल जाएगा a sin ω t. तो ω t इज इक्वल टू π/6. तो t इज इक्वल टू π/6 ओमेगा को 2π/t लिखेंगे तो इट विल बी t/12. तो हमें क्वेश्चन में t/12 की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 2 सेकेंड. तो t/12 को हम t को लिख सकते हैं 24 सेकेंड. तो t/4 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 24/4 6 सेकेंड. तो यहाँ से और यहाँ तक का जो टोटल टाइम है वो 6 सेकेंड होगा. क्वेश्चन में हमें पूछा है a/2 से a का टाइम. तो a/2 से a का टाइम जो हो जाएगा वो 6 - 2 सेकेंड हो जाएगा. दैट विल बी 4 सेकेंड. सो 4 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. थर्ड ऑप्शन में लिखा है. तो थर्ड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट. द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ohm एंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाई 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ. तो हम जानते हैं कि R बराबर ρL/A होता है और यदि हम स्ट्रेच करेंगे ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. तो स्ट्रेच करेंगे और 5 टाइम्स कर देंगे इसकी लेंथ को, तो ये L और ये 5L. तो इसका जो एरिया है ना वो एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका एरिया A' लिख दें. तो A' इंटू 5L. तो इसका जो एरिया है A' A/5 हो जाएगा. तो आप जब ρR' लिखेंगे तो दैट विल बी ρL' बाई A'.
तो आप कह सकते हैं रो 5L एंड एरिया विल बी A/5। तो डायरेक्ट भी याद रखते हैं बच्चे इसको, L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो इट विल बी 5 टाइम्स लेंथ स्ट्रेच करोगे तो रेजिस्टेंस 25 टाइम्स हो जाएगा, तो 25 ऑफ R। तो पहले वाला जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इज 5 ओम, तो 25 into 5 that is 125, so first will be the correct answer. Next question, for a moving coil galvanometer deflection in the coil is 0.05 radian when the current of 10 milliampere is passed through it. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर की है, क्वेश्चन में ये गिवन है। नेक्स्ट वन, डिफ्लेक्शन थीटा इज 0.05 रेडियन, ये गिवन है। इफ द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर इज 4 into 10⁻⁻, टॉर्सनल कांस्टेंट को लिखा है 4 into 10⁻⁻⁵ न्यूटन मीटर पर रेडियन। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.1 टेस्ला है, एंड 0.01 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.01 टेस्ला है, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इज 200। देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल निकालना है ईच टर्न। तो हम जानते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल होता है टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ ट्विस्ट इन द वायर। टॉर्क ऑफ ट्विस्ट को हम K थीटा से लिख सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क NIAB sin 90 से लिख सकते हैं, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ऐसा प्रोविजन होता है कि A और B के बीच का एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री रहे। तो NIAB को हम कह सकते हैं K थीटा। अब बाकी सारे वैल्यूज हमें गिवन है, A को लिख सकते हैं हम K थीटा अपॉन NIB, और अब सारी वैल्यूज को पुट कर दें, सारी वैल्यूज लगभग ऐसा यूनिट में है, तो K को 4 into 10⁻⁻⁵ लिख सकते हैं, थीटा 0.05 और डिवाइडेड बाई n को लिख सकते हैं 200, I इज 10 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में लिख देंगे -3, और B का वैल्यू है 0.01 टेस्ला। ये सब सॉल्व करने के बाद हमें 1 आंसर मिल जाएगा, एरिया का आंसर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सेकंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट, व्हेन ए SI सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन इट बिकम्स P टाइप, ये तो ठीक है क्योंकि बोरॉन थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी है। व्हेन डोप्ड विद आर्सेनिक इट बिकम्स N टाइप सेमीकंडक्टर सच दैट P हैज एक्सेस होल, P टाइप में एक्सेस होल होते हैं majority carrier, and N types has excess electron. So statement 1 is correct. When P type and N type semiconductor are fused to make junction, ये कह रहे हैं कि P और N type को मिला के जंक्शन बनाया जाता है। तो हमें पता है जंक्शन पर एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगी और इस डिप्लेशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा N से P की तरफ ड्यू टू इम्प्योरिटी आयंस। A current will automatically flow which can be detected by externally connected emitter। तो ये कह रहे हैं कि इसके यदि यहाँ एक एमिटर कनेक्ट कर दिया जाए तो इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि करंट तो तभी फ्लो होगी आइदर इट इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इसका मतलब इट इज कनेक्टेड बाय ये बैटरी। यदि बैटरी से इसे कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा फ्लो होगी, रिवर्स बायस में कम करंट फ्लो होगी, लेकिन बिना बैटरी से कनेक्ट किए हुए डायोड से नेट करंट का फ्लो नहीं होगा। हाँ, ऐसा जरूर इसमें हो रहा है कि कुछ करंट इधर से इधर और कुछ करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है। मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन से एक डिफ्यूजन करंट होती है, माइनॉरिटी कैरियर्स के करंट डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट होती है, लेकिन दोनों का जो टोटल सम है फिलहाल 0 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जैसे यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का जो नेट सम होगा वो 0 होगा।
आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू 0, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। हाँ, जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो फिर फॉरवर्ड बाइसिंग में डिफ्यूजन करंट इफेक्टिव हो जाती है और रिवर्स बाइसिंग में ड्रिफ्ट करंट इफेक्टिव हो जाती है, तो बैटरी लगाने से ही करंट का फ्लो होगा। सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसमें है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Two objects are projected with same velocity u, however at different angle alpha and beta with the horizontal. If alpha plus beta is 90, the ratio of the horizontal range of the first object to second object. तो velocity same है, same initial speed से थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पर हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो रेंज आती है वो R1 और R2 दोनों रेंज सेम आती हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फॉर्मूला लिख के भी लिख सकते हैं। तो R1 और R2 का जो रेशियो होगा 1:1 होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 है, इसका मतलब जो बीटा होगा वो 90 माइनस अल्फा ही होगा। तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 9। द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर स्केल्स P एंड Q, दो टेम्परेचर स्केल्स के लिए ग्राफ बनाया गया है। बिटवीन अपर फिक्स्ड एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट देयर आर 150 इक्वल डिवीजन ऑन P स्केल एंड 100 डिवीजन ऑन Q स्केल। तो एक Q स्केल नीचे है, इस पे 100 डिवीजन है। तो देखिए Q स्केल का लोएस्ट पॉइंट जो है ना, दैट विल बी 0। Q स्केल ये 0 Q होगा, और ये 180 है, तो 180 ये 150 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री P होगा। तो Q स्केल की लोएस्ट रीडिंग 0, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो 0 Q होगा, Q स्केल पर 0 होगा, और मेल्टिंग पॉइंट जो P स्केल पर होगा दैट इज 30 P होगा। यू कैन राइट दिस। और हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो Q स्केल का है, मैं इधर लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो Q स्केल का है दैट इज 100, इस ग्राफ को देख के लिख सकते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जो P स्केल का है, P स्केल का बॉइलिंग पॉइंट हम देख के लिख सकते हैं 180। तो यहां से हम इन स्केल्स को डिफाइन कर सकते हैं। स्केल का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर ऑफ Q स्केल माइनस टेम्परेचर ऑफ Q स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Q स्केल डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Q स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Q स्केल, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ P स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ P स्केल डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ P स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ P स्केल। तो हम यहां से इन्हें रिलेट कर सकते हैं। TQ माइनस इसका 0 है, 0, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 है, तो 100 माइनस 0, एंड इट इज इक्वल टू TP माइनस इसका मेल्टिंग पॉइंट है 30 और डिवाइडेड बाई 180 माइनस 30। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा TQ डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू TP माइनस 30 डिवाइडेड बाई 150, और इसे हम देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस लिखे हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लेनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये तो ठीक है, जैसे ये सन है और ये प्लेनेट है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है GM अपॉन ये D स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सेकंड ऑप्शन में लिखा है फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मासेज। नहीं, मासेज के तो प्रोपोर्शनल में होता है, तो ये बी ऑप्शन इज रॉन्ग। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, ये भी गलत है। इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स the square of the time period of the revolution of the planet around the sun directly proportional to cube of semi major axis, ये सही है। ये केपलर्स थर्ड लॉ होता है, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A क्यूब। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ A ऑप्शन और D ऑप्शन करेक्ट है, और A और D करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट, गिवन बिलो, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स. देखो, लाइट सोर्स की पावर को हम लिख सकते हैं एन एच न्यू. एच न्यू फोटोन ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और एन नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड. इस तरह से लिख सकते हैं. इसका मतलब पावर पर तो डिपेंड करती है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड, तो डज नॉट डिपेंड तो गलत हो गया, फॉल्स, इनकरेक्ट. इट डिपेंड्स ऑन पावर. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब ऑप्शन जो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. For a given metal surface, the maximum kinetic energy of the photoelectron depends on the wavelength of. ये तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि E is equal to phi plus k max. तो phi तो कांस्टेंट होता है मेटल के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये हम कह सकते हैं hc by lambda is equal to phi plus half mv square. और ये क्वेश्चन में कहते हैं कि फॉर ए गिवन मेटल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एफ एम वी मैक्स स्क्वायर, तो ये एम वी मैक्स स्क्वायर लैम्डा पे डिपेंड करती है. ये सही है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. यहां थोड़ा ये रॉन्ग लिखा हुआ है. एनटीए के अकॉर्डिंग इसका आंसर तो थर्ड ही है. थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 incorrect and statement 2 is correct. एनटीए का जो ऑफिशियल पेपर मेरे हाथ में है उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन ये है, इसलिए यहाँ आंसर थर्ड लिखा हुआ है. बेसिकली यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, और इस मिस प्रिंट में हमारे इस मिस प्रिंटिंग के हिसाब से जो है ये आंसर होना चाहिए फोर्थ. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. लेकिन एनटीए की ऑफिशियल की में जो ये फोर्थ है ये थर्ड में गिवन है. सो कीप इन माइंड. मैच द लिस्ट क्वेश्चन है. मैच द लिस्ट क्वेश्चन, ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर. तो स्ट्रेटोस्फियर पार्ट डी और स्ट्रेटोस्फियर पार्ट ई दो तरह से दिया है. मीजोस्फियर भी बोल सकते हैं पार्ट ई को. तो पहले होता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर डी, और फिर स्ट्रेटोस्फियर ई, एंड देन थर्मोस्फियर. सो थर्मोस्फियर सबसे ऊपर होता है अर्थ सरफेस से. तो अर्थ सरफेस से हम जाएंगे तो शुरुआत में ये होगा ट्रोपोस्फियर, एंड नेक्स्ट विल बी स्ट्रेटोस्फियर डी, एंड नेक्स्ट विल बी स्ट्रेटोस्फियर ई, जिसको मीजोस्फियर भी बोल सकते हैं, और ये होता है थर्मोस्फियर. इस तरह से ये कुछ होते हैं, और इस तरफ अर्थ होती है. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन अरेंज अवर सॉल्यूशंस. सो फर्स्ट जो है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर सबसे नजदीक होता है, तो सबसे नजदीक अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर ओवर द अर्थ सरफेस. सो फर्स्ट का होगा थर्ड, ए का होगा थर्ड. बी, ये स्ट्रेटोस्फियर का सेकंड पार्ट है, और ये जो होगा अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर, तो बी का होगा फोर्थ. सी स्ट्रेटोस्फियर का फर्स्ट पार्ट है, सॉरी थर्मोस्फियर है, तो थर्मोस्फियर जो है वो सबसे दूर होता है. थर्मोस्फियर दूर होता है तो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम इसमें 300 किलोमीटर ओवर द सरफेस, तो इट विल बी इन सेकेंड. सी का होगा सेकेंड. और डी विल बी स्ट्रेटोस्फियर पार्ट 1, डी नजदीक वाला, तो ये होगा नियर अबाउट 65 to 75 किलोमीटर. तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन में. तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जो आंसर बनेगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का 1. सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर ए ब्लॉक kept on an inclined plane of 45 degree. The force required to just push it up, मतलब ऊपर पुश करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, द इंक्लाइंड इज 2 times ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द स्लाइडिंग डाउन. तो देखिए, फोर्स
फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, जब हम इसे अप पुश करेंगे, पुश अप, तो फिर mg sin थीटा नीचे की तरफ, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फ्रिक्शन होगा नीचे की तरफ, और अप्लाइड फोर्स इस तरफ होगा, तो दिस इज म्यू mg cos थीटा। तो जो F अप होगा दैट इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि जस्ट पुश इट अप का मतलब एक्सेलरेशन इसका जीरो ही होगा, ऊपर की तरफ पुश करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स। दूसरा केस है कि इसे प्रिवेंट करने के लिए, स्लाइडिंग प्रिवेंट करने के लिए, तो देखिए अभी ये mg sin थीटा है और डेफिनेटली इसे देख के लग रहा है कि म्यू का वैल्यू लेस देन tan थीटा होगा, तो जैसे आप इंक्लाइन प्लेन पे रखोगे ये नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है म्यू mg cos थीटा उसके बराबर यहाँ एक तरह से फोर्स ऊपर की तरफ होगा। अब इसे प्रिवेंट करना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फोर्स लगाना होगा ऊपर, F प्रिवेंट, उतना ही लगाना है जिससे जस्ट रुक जाए। तो ये जो F प्रिवेंट होगा, ये वैल्यू जो होगी F प्रिवेंट प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा के बराबर होगी, जस्ट ऐसा गिवन है। ऐसे फ्रिक्शन की अपने बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा कई बार आ चुका है, स्टैंडर्ड सवाल है। अब ये कह रहे हैं कि ये फोर्स ज्यादा है, बेसिकली ये 2 टाइम्स है, तो अब पुश करने के लिए जो फोर्स है वो 2 टाइम्स ऑफ F प्रिवेंट के बराबर है, तो mg sin थीटा 2 इंटू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। इसे यहां से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहां से हमें म्यू का वैल्यू मिल जाएगा tan थीटा बाई म्यू इज इक्वल 3 म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा 1 है, तो क्योंकि थीटा 45 गिवन है, सो इट विल बी 1, 3 म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू का वैल्यू होगा 1/3, 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। तो ये भी फ्रिक्शन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द लाइट रेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट का मतलब है ये रियल ऑब्जेक्ट है जो इस मिरर, प्लेन मिरर के सामने रखा है, और यहां से ये मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर ये रियल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज इक्वल डिस्टेंस पे बनाएगा। तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी। अच्छा, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, क्योंकि इसका एक ऑप्शन में ये भी है कि लेटरली इन्वर्टेड, तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज तो होगी ही, ठीक है ना। और ये एक इरेक्ट इमेज होगी, रियल नहीं होगी, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, और साइज जो होती है वो प्लेन मिरर में इमेज की इक्वल साइज इमेज होती है, तो साइज स्मॉल नहीं होगी। तो ए और सी गलत है एंड बी एंड डी विल बी द करेक्ट। तो बी एंड डी थर्ड ऑप्शन में है, सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए बॉडी ऑफ मास टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ सरफेस से एक बॉडी को 2r हाइट तक ऊपर ले जाते हैं, तो ये इनिशियली और ये फाइनल। और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, सो व्हाट इज यू इनिशियल, यू इनिशियल को हम लिख सकते हैं माइनस GMM/r, m इसका मास है, कैपिटल M इसका मास है, और u फाइनल को हम लिख सकते हैं माइनस GMM/r प्लस h का वैल्यू 2r के बराबर है, सो इट विल बी माइनस GMM/3r। अब हमें पूछा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है u फाइनल माइनस u इनिशियल, सो इट विल बी GMM/r माइनस GMM/3r। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2/3 GMM/r। अब देखो ये जो GM/r² होता है अर्थ सरफेस पे
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, तो यहाँ से gm की जगह रिप्लेस कर देंगे स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये 2/3 mgr मिल जाएगा। तो 2/3 mgr विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहा पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो एक पॉइंट चार्ज है, ओरिजिन पर प्लेस्ड है 10 माइक्रोकूलम, और एट व्हाट लोकेशन ऑन द x axis should a point charge 40 microcoulomb is placed so that you will get net electric field 0 at x is equal to 2। तो देखो x बराबर 2 पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तो आपको देखो दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ही रखना होगा, क्यों, और इसकी वैल्यू गिवन है 40 माइक्रोकूलम। उसका कारण क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां 0 करना है, तो इस 10 माइक्रोकूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, एंड दिस विल बी k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻4 भी लिख देंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में ही रखना होगा, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। तो दिस डिस्टेंस विल बी x, इसका x कोऑर्डिनेट x एज्यूम कर लेते हैं, x,0, क्योंकि कोऑर्डिनेट पूछा है। तो ये डिस्टेंस हमें मिलेगी x-2। तो ये हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा k इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू 10⁻⁻4 और x-2 का होल स्क्वायर। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, x-2 का ये होल स्क्वायर है, तो k इंटू 40 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर 10⁻⁻6 और 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो दोनों फील्ड की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, तो दिस will be k into 10 into 10⁻⁻6 divided by 2 का स्क्वायर into 10⁻⁻4। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, k भी कैंसिल, और नाउ यू विल गेट 4 into 4 is equal to x-2 का होल स्क्वायर। सो x-2 is equal to you will get 4, और x का वैल्यू हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर विल बी इन फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। Next question. So question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैच द ये कह सकते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। जैसे यंग मॉडुलस की यूनिट एंड डायमेंशन बनानी है, तो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन या फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो वैसे तो कहें डेल्टा एल बाई एल की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो यंग मॉडुलस जो होगा इसकी डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगी, और फोर्स अपॉन एरिया को लिख सकते हैं m1l1t-2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो इट विल बी m1l-1t-2। तो यंग मॉडुलस की जो डायमेंशन होगी m1l-1t-2, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। सो फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ ही करेक्ट होगा। जिस तरह से एनटी की आंसर की में ऑप्शन थे, और हम चाहें तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट के प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन की यूनिट, जैसे वर्क फंक्शन को मैच कर सकते हैं। वर्क फंक्शन तो एनर्जी होता है, और एनर्जी की यूनिट होती है या डायमेंशन होती है m1l2t-2। फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, m1l2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की है उसमें l बढ़ा दो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट m1l2t-2, तो d का हमें मिलता है फोर्थ ऑप्शन। तो देखो d का भी फोर्थ है, तो अब तो वेरीफाइड है कि आप कह सकते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा ये फोर्थ ऑप्शन ही होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है, तो हम F अपॉन RV स्टोक्स लॉ को यूज कर सकते हैं। तो दिस विल बी m1l1t-2 डिवाइडेड बाई l इंटू lt-1। तो यहाँ से ये l कैंसिल, तो ये होगा m1l-1t-1। तो m1l-1t-1 ये हमें मिलता है फर्स्ट ऑप्शन में। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यू विल गेट फर्स्ट ऑप्शन में, बी का फर्स्ट हो जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट जो होता है एच न्यू, E इज इक्वल टू हम सब जानते हैं एच न्यू होता है, तो एच की यूनिट होती है E और E अपॉन न्यू, और E न्यू को हम कह सकते हैं E इंटू टी टाइम।
न्यू पर सेकंड होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल जो करेंगे 1/न्यू दैट इज टी। एनर्जी सेकंड होता है, मतलब m1L2 t-2 तो है ही एनर्जी का, उसमें एक टाइम का इंक्रीज कर देते हैं तो m1L2 t-1 हो जाएगा, m1L2 t-1 विल बी सेकंड। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट डायमेंशंस। नेक्स्ट मैच द कॉलम नंबर 18। ये 18 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है अलग अलग प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट है वर्क डन बाय गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो ऐसा होगा नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का होगा सेकंड, तो फर्स्ट का होगा सेकंड, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगा उसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, देखो हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब तो होगा ही नहीं। नो वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, यस। तो वर्क डन बाय गैस डिक्रीजेज, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q0 होता है, Q0 होता है, इसका मतलब डेल्टा U बराबर -W हो जाएगा। अब यदि W पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो जो बी ऑप्शन है उसका फर्स्ट होगा। क्लियर। आइसोकोरिक प्रोसेस नो वर्क इज डन, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसका फोर्थ होगा। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का जो होगा हीट एब्जॉर्ब पार्शियली इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, हाँ बिल्कुल। आइसोबारिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि वर्क भी होगा, जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी उसका पार्ट वर्क में चला जाएगा, कुछ पार्ट इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को। सो इसका थर्ड होगा। तो ऐसा आंसर देखना है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। सो सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये भी बहुत सिंपल है, मैच द कॉलम। इसमें भी क्या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, बहुत ही ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला ये होता है, तो फर्स्ट का फोर्थ होगा। फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ बी डॉट डी डी ये कहेंगे, फेराडेज लॉ ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅/dt। तो फेराडेज लॉ मतलब ये होगा फर्स्ट, और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बी डॉट डी 0, तो दिस विल बी सेकेंड, और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ ये होगा थर्ड। तो आप कह सकते हैं ए का फोर्थ, ए का फोर्थ तो एक ही ऑप्शन में है सेकंड, तो सेकंड में ये सब मैच करते हैं, सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एनर्जी लेवल्स एंड एटम्स आर शोन इन फिगर। तो एटम्स के एनर्जी लेवल्स फिगर में दिखाए गए हैं। विच ऑफ दीज ट्रांजिशन विल रिजल्ट इमिशन ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 124.1 नैनोमीटर है ये, दिस इज नैनोमीटर नॉट mm। तो 124, तो देखिए E का फॉर्मूला होता है, हम कह सकते हैं hc/λ, वेवलेंथ गिवन है, E निकाल सकते हैं हम, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। तो इसको मैं लिख सकता हूं 12, E का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, H का वैल्यू गिवन है, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से इट विल बी 124.1 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय, यू कैन डिवाइड इट 1241 होता है ये 1241। HC का कंबाइंड वैल्यू होता है 1241 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इट इज डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज 124.1 नैनोमीटर। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स। हम सब जानते हैं कि ये जो HC का वैल्यू है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, या फिर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 1241। तो हम कह सकते हैं दिस रिजल्ट विल बी नियर अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो ये है, मतलब यू कैन से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ट्रांजिशन होगा D,
सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी है फर्स्ट ऑप्शन में, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट, टू सेल्स ए एंड बी, दो सेल हैं ए और बी, उनके ईएमएफ 12 वोल्ट और 6 वोल्ट गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस उनके रिस्पेक्टिवली 3 ओम और 6 ओम गिवन है, डायग्राम गिवन है, एंड दे आर आस्किंग ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 4 ओम और करंट थ्रू दिस 4 ओम दे वांट, ये 4 ओम कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस करंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए इसका एक इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं, ई इक्विवेलेंट ही निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ लोग E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 से याद रखते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम कहेंगे 12/3, और इनकी पोलरिटी देखिए, इनकी पोलरिटी थोड़ी उल्टी है, देखो ये प्लस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस, तो यहां बीच में जो साइन होगा ना पोलरिटी की वजह से नेगेटिव यूज होगा, तो दैट विल बी 6/6 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। अब इसे सॉल्व करिए तो 4 माइनस 1 3 और ये हो गया 1/2, सो इट विल बी 6। तो 6 इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, और इनका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा ये 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, so you can write it R1 R2 upon R1 plus R2। तो equivalent internal resistance जो है वो 3 into 6 upon 3 plus 6 और it will be what 2। तो ये कुछ इस तरह से मॉडिफाइड सर्किट बन जाएगा, और इस मॉडिफाइड सर्किट के इक्विवेलेंट ईएमएफ 6 वोल्ट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, सो इसका आर इक्विवेलेंट 6 ओम हो गया, तो इसमें जाने वाली करंट आई विल बी 6/6, सो 1 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एन principal axis of a convex lens of focal length 10 cm as shown, the plane mirror is placed on the other side of the lens at a distance of 20 cm, the image produced by the plane mirror is 5 cm inside the mirror। इसका मतलब है कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ना वो इनसाइड द प्लेन मिरर, मतलब इस तरफ बन रही है 5 सेंटीमीटर इस तरफ। तो पहले क्या हुआ होगा कि यहां से एक ऑब्जेक्ट जो है वो x डिस्टेंस पे रखा है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस बनाएगा, और लेंस ने ये इमेज इस तरफ बनाई होगी, लेंस ने ये इमेज इस तरफ बनाई होगी, और यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो लेंस की ये इमेज यहां कुछ डिस्टेंस पे बनी होगी, और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होगी, तो ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर होगी I1, और इस I1 का इमेज प्लेन मिरर बना रहा है, जो प्लेन मिरर पीछे की तरफ इनसाइड द मिरर बनाता है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो I1 यहां I2 यहां बनेगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में I2 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, और वो 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर है। इसका मतलब जो I1 होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर के लिए, वो 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस ने जो इमेज बनाया है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे की तरफ बनाया है। तो यहां से हम कह सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो लेंस पर अब लेंस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज 1/f। अब लेंस के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, u हमें पता नहीं है तो इसको लिख देते हैं हम 1/v इज 15, v इज प्लस 15 लेंस के लिए, और f लेंस का क्वेश्चन में गिवन है, लेंस के बारे में कहा है फोकल लेंथ +10 कॉन्वेक्स लेंस है, तो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10। यहां से हम u को सॉल्व करते हैं तो u हमें मिलेगा 15 इंटू 10 अपॉन -5, सो इट विल बी -30। मतलब जो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर होगा, तो 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है ए बॉडी ऑफ 1 kg कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली विद स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg। तो हेड ऑन कोलिजन करती है 1 kg की बॉडी
किसी v स्पीड से चल रही है स्टेशनरी 3 kg की बॉडी से इलास्टिकली, मतलब E इज इक्वल टू 1 है। फिर ये कहते हैं कि आफ्टर कोलिजन द स्मॉलर बॉडी रिवर्सेस द डायरेक्शन एंड मूव्स विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्मॉलर बॉडी 1 kg इधर की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से चलती है, ये भी गिवन है। और 3 kg की बॉडी का हमें किस तरफ चलती है ये पता नहीं है, तो हम इसकी वेलोसिटी को v डैश मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इनिशियल स्पीड मतलब v, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की, 1 इंटू वी इज इक्वल टू 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू वी डैश, 3v डैश। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये होगा v इज इक्वल टू 3v डैश -2। अब हमें v कैलकुलेट करना है। दूसरी इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन के लिए E बराबर 1 होता है, तो v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच लिख लेते हैं। तो दैट इज v डैश प्लस 2 v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, v अप्रोच हो जाएगा 1 v और दैट इज इक्वल टू 1। तो v डैश प्लस 2 का यहां से जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू v। तो v डैश को एलिमिनेट करके लिख देते हैं, v डैश इज इक्वल टू v -2। इसमें v डैश की वैल्यू v -2 पुट कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू v -2 यहां से हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 3v -6 -2। सो -2v इज इक्वल टू -8। तो यहां से हमें v इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल कोलिजन का क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन और E का इक्वेशन लिखिए, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए ट्रेन ब्लोइंग ए विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज approaches an observer standing on the platform at speed 66 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। और ये कह रहे हैं कि भाई सोर्स जो है, जो इंजन है वो ट्रेन विसिल कर रही है 320 हर्ट्ज, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और ये 66 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सोर्स चल रहा है और एक ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर स्टेशनरी है, उसकी तरफ ये जा रहा है। तो व्हाट विल बी द एफ डैश। तो हम इस एफ डैश का फॉर्मूला जानते हैं, सोर्स जब मूव करता है तो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये, एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ। वी का वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में गिवन है 330 अपॉन 330 माइनस 66 इंटू एफ का वैल्यू है क्वेश्चन में 320 हर्ट्ज। अब ये हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 264 इंटू 3020। तो देखो ये आई थिंक इट विल बी, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 40, और ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 400 हर्ट्ज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी। तो आंसर विल बी 400 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कैपेसिटर 25। ए कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड। 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है इस तरह से, 5 माइक्रोफेरेड, एंड इसके बारे में कहा गया है व्हेन इट इज पैरेलल प्लेट एंड सेपरेटेड बाय एयर मीडियम ऑफ थिकनेस d। ओके, तो पहले एयर मीडियम है और कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड है। ए स्लैब ऑफ मटेरियल 1.5 हैविंग इक्वल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ प्लेट बट थिकनेस d/2 इज इंसर्टेड। मतलब ये कह रहे हैं कि एक स्लैब जिसका एरिया जो है इक्वल है लेकिन d/2 थिकनेस में पुट कर दी जाती है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1.5 है। तो इसका अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्लैब विल बी। तो देखो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं बड़े आराम से, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 प्लस d/2K, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट A और d/2 प्लस d/2 और K 1.5,
तो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2 प्लस d/3। ऐसे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5d/6 और हम ये कह सकते हैं इसे सॉल्व करने पर 6/5 एप्सिलॉन नॉट a/d मिलेगा और इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट a/d। मतलब एप्सिलॉन नॉट a/d की वैल्यू जो है वो 5 माइक्रोफेरेड है, तो वहां से हम कह सकते हैं c डैश विल बी 6/5 c और c की वैल्यू पुट कर देते हैं जो गिवन है। तो यहां जो नई कैपेसिटी होगी वो 6 माइक्रोफेरेड की होगी, सो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, two long parallel wires carrying current 8 ampere and 15 ampere in opposite directions। 8 एम्पियर और 15 एम्पियर दो वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये 8 एम्पियर और ये क्रॉस 15 एम्पियर, दो वायर हैं पैरेलल में रखे हुए हैं एंड द डायरेक्शंस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। तो जो डायरेक्शन है ये 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों में अपोजिट है। एट पॉइंट P, a point P is equidistant from both wires such that the line joining the point P to the wires are perpendicular to each other। देखिए एक पॉइंट दोनों से जो इक्विडिस्टेंस है, ऐसे इक्विडिस्टेंस पॉइंट है, ये दोनों लाइंस 90 डिग्री पर है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब वायर 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ऐसे करंट आउटवर्ड है, तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा और B2 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट अंदर की तरफ है तो इस तरफ होगा, तो B2 इस तरफ होगा। अब ये दोनों भी क्योंकि 90 डिग्री का इन दोनों के बीच में एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का ही होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो होगा वो अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 ही होता है और ये एंगल भी 90 ही होता है, इसलिए सामने ये जो दोनों के बीच में एंगल बनेगा ना, ये भी 90 होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो R वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां से हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। अब R जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस R होगा, तो ये डिस्टेंस R कितना होगा, देखिए ये 7 है तो ये 3.5 और ये एंगल 45 होगा क्योंकि दोनों R इक्वली हैं। सो R cos 45 को 3.5 लिख सकते हैं, तो R बराबर 3.5 रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये ध्यान रखें। तो R का वैल्यू हम बाद में प्लेस करेंगे, इसका होल स्क्वायर, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R, इसका भी होल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करेंगे ना, देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R जो है ना वो बाहर हो जाएगा अंडर रूट से और यहां मिलेगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। अब जब R की वैल्यू रखें तो ध्यान रखें मीटर में लिखना है, तो 3.5 इंटू रूट टू को 1.4 लिखने के लिए कह रहे हैं, रूट 2 इज 1.4, 10⁻⁻² लिख देते हैं, तो ये 14 5 जा 77 तो 49 इस तरह का आएगा, 4.90 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई। R का जो वैल्यू है दैट इज 4.9 इंटू 10⁻⁻² और I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, देखिए अंडर रूट I1 इज 8 स्क्वायर और दूसरा करंट है 15 स्क्वायर और ये हो जाएगा 64 प्लस 225 दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 98289, तो 17 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो 17 आ जाएगा और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो अप्रोक्सीमेटली आंसर 68 के काफी क्लोज होगा, 68 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 68। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27।
27 में आपसे कहा गया है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड ए डिस्क ऑफ 4 kg हैव द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना है, तो मास तो अलग अलग ही है और किस एक्सिस के अबाउट लिखना है, डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ओके, तो डिस्क में फर्क पड़ता है, डिस्क में क्या है कि ये है, तो डिस्क में ये एक्सिस के अबाउट मोमेंटम इनर्शिया लिखना है हमें, तो दिस आई, ये जो होगा आईसीएम, ये आईसीएम जो होगा दैट इज mr²/4। तो डिस्क के लिए मैं कह सकता हूं एम डिस्क r²/4 प्लस ICM प्लस mr², ये आ जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट 5/4 m डिस्क r², क्योंकि मास अलग अलग है ना, ऐसा लिख देंगे। और स्फीयर की रेडियस तो सेम ही है, तो स्फीयर का होता है इस एक्सिस के अबाउट 2/5 m स्फीयर इंटू r², और इस एक्सिस के अबाउट लिखने के लिए कहा है, तो दिस विल बी 2/5 m स्फीयर r², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से m स्फीयर r² और ऐड कर देंगे, तो दिस विल बी 7/5 m स्फीयर r²। तो हमें ये टेंजेंशियल एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इन दोनों का रेशियो के बारे में कहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, इन दोनों के लिए कहा है कि रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट एंड इट्स प्लेन, ओके, टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर। तो आई डिस्क अपॉन आई स्फीयर को निकालना है, तो I1 अपॉन I2 को लिखें, आई डिस्क अपॉन, तो दिस विल बी 5/4 m डिस्क r² एंड दिस इज 7/5 m स्फीयर r²। r तो सेम है दोनों का, तो r कैंसिल हो जाएगा। अब 5/4 इंटू 5/7, मास ऑफ डिस्क इज 4 kg, तो ये प्रॉपरली प्लेस कर दो, मास ऑफ स्फीयर विल बी 5 kg, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस रेशो विल बी 5/7, और ये रेशो गिवन है क्वेश्चन में, रेशो की जो वैल्यू गिवन है दैट इज x/7 विल बी x/7, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली यहाँ, तो दिस रेशो विल बी x/7, तो ये वैल्यू जो है वो x/7 है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये x/7 गिवन है, तो x का वैल्यू हमसे पूछा है, तो x का वैल्यू क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 5, x विल बी 5, तो ये आंसर 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। A spherical drop of liquid splits into 1000 identical spherical drops. तो spherical drop of liquid splits into 1000 identical spherical drops. ओके, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप है r रेडियस का, और वो 1000 स्मॉल ड्रॉप्स में स्प्लिट हो जाता है। तो ठीक है, वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम स्मॉल रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 4/3 πr³ एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, एंड दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ इज इक्वल टू 1000 r³, सो r का वैल्यू जो होगा वो 10r के बराबर आ जाएगा, तो स्मॉल r विल बी r/10। तो वो कह रहे हैं कि भाई म्यू इनिशियल और म्यू फाइनल के रेशो के बारे में, तो म्यू फाइनल जो होगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी T इंटू 4 पाई r², एक ड्रॉप की, और ऐसी कितनी ड्रॉप्स है हमारे पास 1000, तो ये तो होगा म्यू फाइनल, और म्यू इनिशियल एनर्जी होगी T इंटू 4 पाई r², इनका रेशो हमें कैलकुलेट करना है, पुट कर देते हैं म्यू फाइनल अपॉन म्यू इनिशियल, तो T इंटू 4 पाई r² इंटू 1000 डिवाइडेड बाई T इंटू 4 पाई कैपिटल r², तो ये होगा r² 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल r²। अब स्मॉल r की वैल्यू r/10 लिख देते हैं, तो ये होगा r² अपॉन 100 r² इंटू 1000, तो यहां से आप देख सकते हैं r² कैंसिल, ये आंसर हो जाएगा 10, तो इनका रेशो आएगा 10, तो म्यू फाइनल अपॉन म्यू फाइनल इनिशियल इज इक्वल टू 10, तो ये 10/x मिला है, तो ये 10/x गिवन है, तो 10/10 हो जाएगा, सॉरी म्यू फाइनल अपॉन म्यू इनिशियल इज इक्वल टू 10 मिलता है ना, 10 मिलता है। ओके, तो x का वैल्यू हमें बताना है, तो इट इज इक्वल टू 10, तो आप कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 10/x, इट इज इक्वल टू 10/x, तो x का वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगा 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1, बस सिंपल, जो म्यू फाइनल बाई म्यू इनिशियल आया इसको 10 के इक्वल कर दीजिए, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29. ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर पार्ट्स. तो एक न्यूक्लियस है जो दो पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है. तो ये रेस्ट पर था, तो ये पार्ट M1 जो है ये इधर V1 से गया, तो दूसरा पार्ट M2 जो है इधर V2 से जाता है. तो हमें पता है कि P इनिशियल 0 है, तो P फाइनल भी क्या होगा, 0 होगा. तो हम P फाइनल को लिख सकते हैं M1 V1 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू 0. स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दिया, रेशियो ऑफ द स्पीड इज 3/2. तो हम ये कह सकते हैं कि M1 इंटू 3 माइनस M2 इंटू 2, V1/V2 गिवन है, तो इज इक्वल टू 0. तो M1 अपॉन M2 का वैल्यू जो हमें मिलेगा दैट विल बी 2/3. ये 2/3 मिल जाएगा. मास को लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. देखो एक स्टैंडर्ड इसमें बात है, रो इंटू 4/3 पाई आर टू क्यूब इज इक्वल टू 2/3. तो रो न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है. ये इंफॉर्मेशन यहाँ काम आएगी. तो ये रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रो 1 बराबर रो 2. ये स्टैंडर्ड न्यूक्लियस के लिए बोला जाता है कि ऑल न्यूक्लियस हैव सेम डेंसिटी. न्यूक्लियर डेंसिटी में फर्क नहीं होता है, हाइड्रोजन से लेके और रेडियम और यूरेनियम सब कोई भी हो, सारे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है. तो ये कैंसिल हो जाएगा. R1 अपॉन R2 का जो वैल्यू यहां से आएगा वो 2/3 की होल पावर 1/3 आ जाएगा. और यहाँ 2/3 की होल पावर 1/3 लिख देंगे, तो यहां से हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा 2 आ जाएगा. तो फाइनल आंसर विल बी 2 फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है. LCR सर्किट कनेक्टेड विद द AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट. तो 220 वोल्ट के AC सोर्स से कनेक्टेड है, तीनों ही एलिमेंट लगे हुए हैं RLC, और ये एक 220 वोल्ट का AC सोर्स इसमें कनेक्टेड है. आपसे क्वेश्चन में कहा है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 80 ओम है रेजिस्टेंस, और XC का जो वैल्यू है और XL का जो वैल्यू है वो भी गिवन है. XL का वैल्यू आपको 70 ओम गिवन है और XC का जो वैल्यू है वो 130 ओम गिवन है. और आपसे कहा है क्वेश्चन में कि पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज x/10. तो पावर फैक्टर जो होता है वो cos फाई होता है. cos फाई की वैल्यू R/Z होती है, ये x/10 के बराबर है. तो x का वैल्यू बताना है. ओके, तो Z का वैल्यू होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं. तो R की वैल्यू 80 और √80² प्लस XL 70 माइनस XC 130, तो ये इसका होल स्क्वायर, तो ये 60 हो जाएगा. तो 80² प्लस 60² ऐसा आ जाएगा. तो 80 अपॉन √80² प्लस 60², ये होगा 100 डिनोमिनेटर में. तो 80/100 मिल जाएगा हमको, और ये 8/10 आ जाएगा. और क्वेश्चन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि दिस पावर फैक्टर विल बी x/10. x/10 गिवन है, तो x का वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगा, x का वैल्यू यहां से 8 मिल जाएगा. तो 8 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द एंड ऑफ द JEE Main paper shift 2 of 25th January 2023. Thank you.